सो लास्ट क्लास में जो किया था याद है सबको? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल है, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको बहुत स्लो 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 करके ऊपर लेकर जाऊं, फालतू बातें करने के अलावा सीधा हम लोग जंप करते हैं। सो क्विकली देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो वी आर स्टार्टेड विद डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तक हमने कर दिया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। मैंने आपको बोला था आज के बाद से जैसे ही आप लोन्स, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का नाम सुनेंगे आपके दिमाग में, और शेयर कैपिटल का नाम सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में एकदम से फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। और जैसे ही हम लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट की बात सुनेंगे तो हमारे दिमाग में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लास्ट एक्टिविटी। तो थर्ड एक्टिविटी हमारा कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब हम रेशियोज चैप्टर कर रहे थे तब भी हमने कुछ ऑपरेटिंग से रिलेटेड बातचीत करी थी, और मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग मींस ऑल द ट्रांजैक्शन विच अकर्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा मेन बिजनेस है, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको कंटिन्यूअसली चलाने के लिए, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें जो भी काम करना पड़ता है वो ऑपरेटिंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, आई एम अ साड़ी मर्चेंट। मैं साड़ी खरीद के साड़ी बेचता हूँ, परचेज एंड सेल करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ साड़ीज की या क्लॉथ मटेरियल की। मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है। सो इज इट माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी? नहीं सर। नहीं सर, क्यों? सर आपका काम है साड़ी खरीद कर बेचना, ना कि लोन एग्जैक्टली, लेना। एग्जैक्टली। सो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, मेरा नॉर्मल एक्टिविटी क्या है? मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, दैट इज ट्रेडिंग, परचेज एंड सेल ऑफ क्लॉथ मटेरियल एंड साड़ीज। लोन लेना मेरा काम नहीं है। इट इज वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बट इट इज नॉट माई नॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है। सो जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है, जैसे अगर मेरा साड़ी का काम है तो परचेज ऑफ साड़ी, सेल ऑफ साड़ीज, क्रेडिटर्स को पैसा देना, डेटर्स से पैसा लेना, नॉर्मल एक्सपेंसेस लाइक रेंट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, ये सब मेरा क्या है? नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज हैं। तो ये सारी ऑपरेटिंग में आ जाएंगी। तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि ऑपरेटिंग होता क्या है। सो ऑपरेटिंग का डेफिनेशन टेक्निकल टर्म्स में कैसे बोलता है? दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। और आगे क्या लिखा? एंड विल इंक्लूड, विल इंक्लूड एनी अदर एक्टिविटी, एनी अदर आइटम which is neither investing nor financing। ठीक है। तो हमको अगर मैंने आपको नॉर्मली तो समझा दिया था कि ऑपरेटिंग में कौन सी चीजें आएंगी। ऑपरेटिंग में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। टेक्निकल टर्म्स में है तो दो चीजें, डेफिनेशन में दो चीजों की बात करी है इसने। कौन कौन सी चीजों की बात करी है? एक तो इसकी बात करी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, दूसरी किस चीज की बात करी है? अदर आइटम्स विच आर नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग। तो दो तरीके की चीजों की बात करी है इसने हमसे। सो दो चीजें बोल रहा है, एक तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज बोल रहा है, और बोल रहा है अदर आइटम्स विच इज नीदर इन्वेस्टिंग और नॉर फाइनेंसिंग। तो पहले डिस्कशन करते हैं कि सर ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन क्या होता है। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? मेन। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम, एक्टिविटीज। तो हमारे बिजनेस की जो मेन इनकम होती है उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी। अच्छा बताइए, हमारे बिजनेस का मेन रेवेन्यू क्या होता है? प्रिंसिपल मेन इनकम क्या होती है हमारे बिजनेस की? जो अपनी सेल होती है। एग्जैक्टली। सो हमारे बिजनेस का मेन इनकम क्या है? सेल्स है। ठीक है। तो सेल्स को करने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, तो सेल्स से रिलेटेड परचेस है,
इट मीन्स परचेज और सेल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सब किस में आ जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हो जाएंगी। तो क्या क्या आ जाएगा, लाइक परचेज ऑफ गुड्स, और क्या आ जाएगा, सेल ऑफ गुड्स, और क्या आ जाएगा, पेड टू क्रेडिटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। फिर जो हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेंसेस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है, सैलरी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा और क्या आ जाएगा सर, इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पे करना भी हमारे बिजनेस का एक नॉर्मल एक्टिविटी रहता है। और क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स रिफंड। तो अगर मैं नाम लिखने बैठ जाऊंगा ना तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बाकी सारी चीजें आ जाती है। आप ये समझ लो, ऐसे ऐसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें लगभग जितनी भी चीजें आती है ना वो सब ऑपरेटिंग होती है। नॉट ऑल, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिंग। तो वो सारी हमारी क्या हो जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये समझ में आया। सो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मेन बिजनेस से रिलेटेड। अब दूसरी चीज क्या लिखी हुई है यहाँ पर, अदर आइटम्स। अदर आइटम्स में क्या लिखा है, विच इज नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग। मतलब क्या हुआ इसका, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कहीं क्लासिफाई नहीं हो पा रही है, ना तो इन्वेस्टिंग है, ना तो फाइनेंसिंग है, और इवन ऑपरेटिंग भी नहीं लग रही, तो ऐसी एक्टिविटी जिनका कोई नहीं होता उनका कौन होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, तो इसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग अकाउंट्स के टर्म में क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आजू बाजू हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते ही नहीं है, बट हो जाते हैं कभी कभी। सर ऐसे कौन से हो सकते हैं एग्जांपल्स, लाइक फॉर एग्जांपल विनिंग फ्रॉम लॉटरी। तो ये तो आसपास, ना तो फाइनेंसिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, और इवन ऑपरेटिंग भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया, इनफ्लो है ये। और क्या हो गया, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक आ गया या कुछ ऐसा, आग लग गई, उसके कारण जो है हमारा लॉस हो गया। तो ये भी क्या है, अब नॉर्मल, ये हमारे बिजनेस से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं होता है। ठीक, और क्या हो सकता है, और होता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो जो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहता है, क्योंकि वो हम हर साल देते हैं, और उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमारे जो एसेट्स हो उनका रिस्क कवर होता रहे। तो वो अपना नॉर्मल एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम। पर यहाँ मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। इंश्योरेंस कंपनी से जब हमें क्लेम मिलता है, तो जो क्लेम है दैट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करना हमारे बिजनेस का कोई एक्टिविटी नहीं होता है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, वो तो लॉस हो जाता है, और हमारा इंश्योरेंस लिया होता है इसलिए हमें क्लेम मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, सो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ज्यादा इलोबरेट नहीं कर रहा हूं। क्या समझना है, जो नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और वो सारे एक्सपेंसेस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इंकर किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं सोच रहा था वैसे फॉर्मेट बताऊंगा, पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कितना याद है। तो आप लोग अपनी कॉपी में भी क्या करिए, 4 कॉलम बना लीजिए, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सीरियल नंबर, यहाँ पर ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कैटेगरी, और यहाँ पर इनफ्लो या आउटफ्लो। ये 4 कॉलम बना लीजिए। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ आइटम्स दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उनको कैटेगरी में डालना है, वेदर इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेदर इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वेदर इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इधर इट इज कैश इक्विवेलेंट।
याद है ना, कैश इक्विवेलेंट भी पढ़ा था हमने क्या होता है। तो चारों में से कुछ भी क्लासिफाई करना है और फिर आपको ये भी लिखना है कि वेदर इससे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। ठीक है, एक्टिविटी क्लियर हो गई क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और हमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि हमें कितना समझ में आया है अभी तक, वेदर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। चलिए, सो यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखते जाइएगा। 1 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8 and 9 and 10। ठीक, तो सिंपल सिंपल वाले लेते हैं, टफ वाले बाद में लेंगे। तो आपको बोला लेट्स सी कैश सेल्स। ठीक है, लिखते जाइए इसकी कैटेगरी और इनफ्लो या आउटफ्लो। चलिए आ जाइए, इधर डिस्कस करते हैं, डिस्कस करें। ओके, चलिए सबसे पहला क्या लिखा है, कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इससे क्या होता है, इनफ्लो, क्योंकि कैश सेल्स करने से पैसा आएगा। सेकंड क्या, पहले मैं पूरे बता देता हूँ, फिर आपको किसी में डाउट हो तो पूछिएगा। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इससे क्या होता है, आउटफ्लो। डिपॉजिटेड इन बैंक, ये क्या होगा, कैश इक्विवेलेंट, और इससे क्या होता है, नो फ्लो। ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखें। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में क्या जमा किया होगा, कैश। और कैश और बैंक दोनों ही कैश इक्विवेलेंट होते हैं। तो जब एक कैश कैश इक्विवेलेंट है और दूसरा भी कैश इक्विवेलेंट है तो एक बढ़ जाएगा एक कम हो जाएगा। सो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द टोटल कैश इक्विवेलेंट। इसलिए हमने क्या बोला, ये नो फ्लो है। ये क्लियर है, ठीक है। और जनरली ये भी याद कर रख लीजिए कि अगर कोई चीज कैश इक्विवेलेंट लिखी हुई है तो उसका कोई फ्लो नहीं होता है, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट अपने आप में एक कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा एक कम हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर में क्या, ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और शेयर इशू करने से पैसा आता है, सो इट इज इनफ्लो। ऑफिस एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑफिस एक्सपेंसेस से आउटफ्लो होगा, पेमेंट किया है। रेंट रिसीव्ड, ये होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। और इससे क्या होगा, रिसीव्ड वर्ड लिखा है, इट मींस इनफ्लो। डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इससे क्या होगा, आउटफ्लो, क्योंकि हमने पे किया है। परचेज ऑफ पेटेंट्स। नाउ पेटेंट्स क्या होता है, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा ना? एसेट्स, यस इंटेंजिबल ये एसेट। भी, यस इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और परचेज किया है तो परचेज से भी क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक। उसके बाद क्या दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। और रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। इसका मतलब इससे भी आउटफ्लो हुआ होगा। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, अभी अभी डिस्कस करा था, ऑपरेटिंग, और इससे भी क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर आइटम में कोई डाउट, किसी को भी नहीं, ओके। सो मैं क्या करूंगा, बिकॉज ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, सो मैं आपको एक होमवर्क शीट दे दूंगा आज। उसमें बहुत सारे आइटम्स लिख लूंगा, 32 आइटम्स लिख के दे दूंगा। देन यू शुड आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश इक्विवेलेंट। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में थोड़ी सी क्रिस्प रखना चाहता हूँ, छोटी रखना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे कल की क्लास के लिए ज्यादा समय चाहिए। तो कल की क्लास में मैं जो क्लास लेंगे उसके उसमें मैं थोड़ी ज्यादा टेक्निकल चीजें समझाऊंगा। एम आई क्लियर टिल नाउ, ओके। सो अभी तक थ्योरी थ्योरी बहुत हो गया, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर आए, लेकिन प्रैक्टिकल को करने के लिए भी थोड़ा बेस तो बनाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या करा है, अभी हमने बेसिक सीखा है कि इसमें क्या क्या है। तो हमें पता चल गया सर, एक कैश इक्विवेलेंट है, एक ऑपरेटिंग है, एक इन्वेस्टिंग है, एक फाइनेंसिंग है, ये चार चीजें हैं। लेकिन सर हमें करना क्या है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें बनाना है। ठीक, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा कैसे, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। ठीक, और ये फॉर्मेट हमें किसने दिया है, AS3। AS का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो रूल्स होते हैं मतलब। यस एग्जैक्टली। सो अकाउंट्स में क्या है, फाइनेंस में क्या है, जितने भी आइटम्स है, हर पर्टिकुलर आइटम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि कब इस चीज को क्या मानना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग, ये सब जो लिखा हुआ है उसके लिए हर आइटम के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बताया गया है कि किसको ऑपरेटिंग मानना है, फाइनेंसिंग मानना है, इन्वेस्टिंग मानना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट क्या होता है। सो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में बनाना है जिस फॉर्मेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने बोला है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो बहुत, अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स दिखता है फर्स्ट टाइम पे। तो क्योंकि ये इंटायरली नई चीज आप समझ रहे हो, मैं आपको पहले ही उसका फॉर्मेट दिखा के डराना नहीं चाह रहा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं धीरे धीरे आपको उस फॉर्मेट के क्लोज करीब लेके जाऊंगा। तो पहले हम मोटा मोटा देखेंगे कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, उसके बाद फिर डिटेलिंग करेंगे। सो अभी मैं आपको एक जस्ट एक आउटर आउटलुक दिखाता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा और हमें क्या चीजें लिखनी है। सो हाउ इट विल गो, सबसे पहले आप लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके नीचे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, जैसे हम करते थे 11th क्लास में भी फाइनल अकाउंट बनाते हो, जो भी हमें करंट ईयर दिया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। वैसे तो 2 ही कॉलम में काम हो जाता है, बट मैं 3 कॉलम बनवाता हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखता है। सो पहला कॉलम होगा हमारा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के लिए हमें काफी सारी स्पेस चाहिए होगी, और फिर 2 कॉलम हमारे अमाउंट के होंगे। तो एक अमाउंट होगा डिटेल का, और एक हमारा फाइनल अमाउंट होगा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट इसको आपको दिखा देता हूँ। सो इस एक क्वेश्चन को सॉल्व, कैश फ्लो के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करीब करीब हमें 1.5 2 या 2.5 पेजेस की जरूरत होगी। तो काफी लेंदी होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ओके ठीक। सो ऐसा हुआ, अब इसके अंदर हम इंसर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला जो चीज हम लिखेंगे वो क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें सीक्वेंस बिल्कुल नहीं तोड़ना है, जिस सीक्वेंस में हम सीख रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडरलाइन करेंगे। फिर इसके नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ कुछ आइटम्स होंगे, जो भी एक्टिविटीज होंगी और उनके अमाउंट होंगे, वो अमाउंट हम डिटेल में लिखेंगे। अब कुछ अमाउंट ऐसे होंगे जिनसे इनफ्लो होगा, कुछ अमाउंट ऐसे होंगे जिनसे आउटफ्लो होगा। तो जो इनफ्लो वाले हैं वो तो नॉर्मली लिख देंगे, जो आउटफ्लो वाले हैं वो माइनस में लिखने पड़ेंगे। बट हम कंपनी अकाउंट्स में कभी भी माइनस साइन यूज नहीं करते, जो भी चीज माइनस में होगी उन्हें ब्रैकेट्स में डाल देंगे, और इन सबका फाइनल टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब ये जो फाइनल टोटल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव आ रहा है इट मींस कैश का इनफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, माइनस हुआ में आया आंसर, इट मींस कैश का आउटफ्लो हुआ है। यहां तक क्लियर। इस तरीके से ऑपरेटिंग, फिर ऑपरेटिंग के नीचे जो सेकंड होगा वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे इसके नीचे भी इससे रिलेटेड कुछ कुछ आइटम्स होंगे और उसके अमाउंट्स होंगे। सिमिलरली कुछ अमाउंट्स हमारे पॉजिटिव होंगे, कुछ अमाउंट्स हमारे नेगेटिव होंगे। जो नेगेटिव होंगे वो हमेशा ब्रैकेट्स में लिखेंगे और इनका फाइनल टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो जो आउटर कॉलम में आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारी तीसरी एक्टिविटी होगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ आइटम्स होंगे, उनमें से किसी में इनफ्लो होगा, किसी में से आउटफ्लो होगा। फिर इसका टोटल भी या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक, ये तीनों एक्टिविटीज के फाइनल टोटल आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल टोटल्स आए दीस वन एक्टिविटीज के, इन तीनों का एक अगेन टोटल मारेंगे, ग्रैंड टोटल यहां पर। ये जो टोटल है ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये जो आंसर आया नेट, तीनों के फाइनल टोटल को ऐड करने के बाद, इसको हम क्या लिखते हैं, नेट। अगर पॉजिटिव आया है तो इनफ्लो, अगर नेगेटिव आया है तो आउटफ्लो फॉर द ईयर। ये नेट आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस नेट में ऐड करेंगे नीचे यहां पर, तो आप प्लस साइन ही लिखेंगे, आप भी ऐड ही लिखेंगे। क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम ऐड कर देंगे। फिर ये जो आपका जो फाइनल टोटल आया है दिस वन, और जो आपने ये ऐड करा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इट शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसका आंसर क्रॉस चेक हो जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे, आपको एक नेट आंसर निकालना है, जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है उसको ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो आपको क्वेश्चन में जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उसके बराबर होना चाहिए। समझ में आया? सो अच्छी बात क्या है, इसमें आंसर हमारा क्रॉस वेरीफाई होगा, तो हमारा काफी स्पेस चाहिए होगी हमें। किस एक्टिविटीज के लिए कितनी स्पेस छोड़नी है वो मैं आपको चलते चलते बताऊंगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये दिखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, समथिंग लाइक दिस। ये तो फिर भी एक पेज है, 1.5 पेज में हमारा खिंचेगा जो हमारा फुल क्वेश्चन होगा। हम स्टार्ट करेंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से, फिर क्वेश्चन छोटा नहीं होगा, क्वेश्चन तो बड़ा ही होगा। तो वो रेशियोज, अब रेशियोज वाला सिस्टम नहीं रहा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया उसका सॉल्यूशन है। नाउ यू हैव टू डू द हार्ड वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग, जैसे आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये क्रॉस वेरीफाई कैसे होगा, थोड़ा सा अभी भी वेग पिक्चर लग रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। सो मैं आपको एक बार चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ। आपके पास अभी बुक छोड़िए, मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, आज यही खत्म करते हैं, अननेसेसरी मजा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा ऐसे। कल हम बाकी सब लोगों के साथ डिटेल में समझेंगे। सो ये फॉर्मेट तक तो समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं ना? ओके, तो ये फॉर्मेट को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि कैसे क्रॉस वेरीफाई होता है, कैसे इसके अंदर एंट्री होती है। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।